Hello students, today again we are on our same chapter which is related to industrial growth during 1947 to 1990. Indian economy is divided in three parts. The one part is on the eve of independence. Next part is from 1947 to 1990. Third part from 1991 to 2002 and onwards. Time to time, there are some changes in the economy, but on the eve of independence, where there was the importance of agriculture only, afterwards, we have given the equal importance to industries also, because without industries, we can't grow up. ठीक है, for the growth and development of the economy, agriculture as well as industry both are complementary to each other. अगर ये दोनों बटे अपना प्रॉपर तरीके से चलेंगे तभी इकोनॉमी जो है ग्रोथ लेवल पे जा सकती है, अदरवाइज इट्स वेरी टफ फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. सो आवर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन द इम्पॉर्टेंस टू द इंडस्ट्रीज. वो कैसी है बेटे, इंपॉर्टेंस कैसी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. Industries is known as the epicenter for the economic growth because GDP जो है that depends upon agriculture as well as industries both. But in agriculture there may be sometimes uncertainties that the income will come, but on the other hand if we are talking about industries, 100% surety is there that income will definitely come. So that is known as a industrial structural transformation. Structural transformation means to say now we are transferred from agriculture primary sector to secondary sector, that is industrial sector. Industries की importance दिन पर दिन बढ़ती जा रही है बेटे. एग्रीकल्चर भी इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कहते कि एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इंडस्ट्री इज ऑल्सो सेम इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर जैसे मतलब कि इंडस्ट्री स्टार्ट्स replacing agriculture as engines of the growth. ठीक है, earlier we were thinking the agriculture as the engine of the growth. Now we are taking industries more important for the growth and development of the economy. ठीक है, एज द डिमांड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की डिमांड तो है ही है, बट उसमें थोड़ी सी मॉडेशन आज मॉडेस्ट आ रहा है, मॉडेस्ट बनती जा रही है. तो दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज ओनली. सो एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट नाउ अ डे वी आर गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस टू इंडस्ट्रीज. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट in agriculture, we are saying that 50 to 70% people are directly or indirectly engaged in agriculture. तो वहाँ पे भी देखें तो एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनमें भी बहुत सारे लोग तो इंडस्ट्रीज़ में ही रिलेटेड हैं. फॉर एग्जांपल अगर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से निकल रहा है तो उसके साथ रिलेटेड जो प्रोडक्शंस हैं वो इंडस्ट्रीज़ में बन रही हैं. कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, दीज ऑल आर बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो ऐसे ही ट्रैक्टर, कंबाइंस, थ्रेशर्स, pesticide, insecticide, these all are produced in industries but used in the agriculture. So both are interdependent. So level of employment that depends upon the agriculture as well as industries both. और वैसे भी अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएगी तो इससे बहुत से लोगों को काम मिलता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ द फार्मिंग. Industries are mechanized means for the farming because the machines, combines, threshers, these all are made in the industry. These are possible with the help of industries only. और भी बहुत सारी मशीनरीज हैं बेटे जो इकोनॉमी में हमें चाहिए होती हैं, वो सारी इकोनॉमी फार्मिंग एज वेल एज फॉर अदर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्सपोनेंशियल राइज इज देयर in the farming which is due to industries only. अगर इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें बननी शुरू हुई हैं तभी फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो पा रही है. impart dynamism
टू द ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ प्रोसेस जो है उसमें फास्टनेस आई है, उसमें चेंजेस आई हैं, क्योंकि बेटे देखो जितनी इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं, अगर हम लोग एक प्रोड्यूसर हैं देन वी हैव टू गो अलोंग विद दीज इन्वायरमेंटल चेंजेस। अगर हम उन न्यू चेंजेस को अडेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तभी हम लोग आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी टफ फॉर अस टू डू द प्रोग्रेस। इनकम का इंक्रीमेंट तभी होएगा अगर हम डायनामिज्म को यूज़ करेंगे। डायनामिज्म मीन्स से वट एवर द चेंजेस आर अकरिंग इन द मार्केट और इन द इकॉनमी और इन द अब्रॉड मार्केट्स, तो हमने उनको अडॉप्ट करना है, उनको अडेप्ट करना है, तभी हम लोग प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो ग्रोथ प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। फिर तो वही हो जाएगा बेटा, वही पीपल विल बी लिविंग फॉर जस्ट ओनली द सर्वाइवल। ठीक है, उतना ही हमारे पास होएगा कि हम लोग जिंदा रहेंगे, बस उतना सा ही खाना हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे जितना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इफ़ वी आर यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, मॉडर्नाइजेशन अगर हमारी कंट्री में आ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी विल ग्रो अप। ठीक है, वैसे भी बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार डिक्लेरेशन दी थी, इफ़ वी वांट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी वी मस्ट वर्शिप द गॉड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है बेटे, कि अगर हम लोग किसी इकोनॉमी की डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें किस देवता की पूजा करना चाहिए, किस गॉड की वर्शिप करना चाहिए, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दीज ऑल आर पॉसिबल विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ओनली। सो डायनामिज्म जो है नई डायमेंशंस में हम जाएंगे तभी आएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई हैं बेटे, वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से बहुत सी न्यू गुड्स एंड न्यू सर्विसेज आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, जिनको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। एंडलेस कंजम्पशन शुरू हो चुकी हैं। अब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ईजी स्मूथ अवेलेबिलिटी इज़ देयर इन द मार्केट, दैट इज़ जस्ट ड्यू टू डायनामिज्म इन द मार्केट। हम लोगों ने डायनामिज्म को अप्लाई किया हुआ है, यूज़ किया है। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। ठीक है बेटे, अर्लियर नियर अबाउट 91 people were living in the villages, but nowadays this is totally changed। बट आजकल तो आप लोग विलेजेस को भी देखो, विलेजेस को भी हम विलेजेस नहीं बोलते, बिकॉज ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द विलेजेस ऑल्सो। द विलेजर्स आर हैविंग ईच एंड एवरी डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स एट देयर होम। ठीक है, तो इस फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब कुछ है। दीज ऑल आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली। अर्बनाइजेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से बेटे वैसे भी इंडस्ट्रीज जो है वो अर्बन एरियाज़ में लगती हैं। जब अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ लगेगी तो उसमें लोग जो हैं यहाँ वहाँ से इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पे। ठीक है, कुछ लोग गांव से आए, कुछ दूसरी स्टेट से आए, सब लोग जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को देख के उनमें सिविलाइजेशन ग्रो अप होती है। एक दूसरे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख के हम लोग भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अप करने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पे जो जिस भी जगह पे इंडस्ट्री हमारी शुरू होएगी वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हर एक चीज़ अवेलेबल होएगी। ठीक है, एजुकेशन लेवल भी वहाँ पे अवेलेबल होएगा। तो हम लोग इस तरीके से बेटे विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमारी इकोनॉमी सिर्फ ग्रो अप ही नहीं हुई। ठीक है, हम लोग एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के क्लोज अप भी हो चुकी है। इनकी क्लोजनेस की वजह से हम लोग उनकी जो उनके तौर तरीके हैं, उनके खाने के तरीके, पहनने का तरीका, रहने का तरीका, उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से बेटे हमारी इकोनॉमी जो है वो मर्ज हो चुकी है, एक ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है। नाउ वी आर इंटर इकोनॉमी भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो ग्रोथ जो है, सिविलाइजेशन की ग्रोथ जो है पॉसिबल हो सकी है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी में जब पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो फॉर दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर इज द नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा हमारे पास दो तरह का होता है। वन इज
social, and other is economic. Social infrastructure which is related to health and education. अगर हम लोग किसी स्पेशल जगह की सिविलाइजेशन की बात अभी कर चुके हैं तो वहाँ पे सोशली भी हम लोग डेवलप होना चाहिए. एजुकेशन लेवल, हेल्थ फैसिलिटीज़, दीज ऑल शुड बी प्रॉपरली अवेलेबल. और जहाँ पे लोग आके रुकना शुरू करेंगे बेटे, जहाँ पे हमारे पास काम शुरू होएगा हाई लेवल पे, वहाँ पे एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी. और सेकेंडली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि रोड्स, डैम्स, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये वहाँ पे वेल डेवलप्ड होनी चाहिए जिस जगह पे भी हम लोग इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे. तो नेचुरली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ हो चुकी है, बिकॉज आप लोगों ने प्रोडक्शन करनी है. तो फॉर दैट यू नीड रॉ मटेरियल, फॉर दिस पर्पज यू नीड ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन अगर होएगी देन यू विल बी एबल टू परचेज द रॉ मटेरियल. अब आपने प्रोडक्शन कर ली है, उस प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचाना है, तब भी आप लोगों को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर रोड्स की ज़रूरत है. प्रोडक्शन करनी है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ठीक है. और मार्केट अगर आपने प्रोडक्शन करनी है तो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम आप लोगों को चाहिए, ठीक है. दीज ऑल आर नोन एज द एड टू ट्रेड. एड टू ट्रेड लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ एंड एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये कुछ वेयर हाउसेस, ये चीज़ें हैं बेटे जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं. क्योंकि आप लोगों का माल जितना बिक गया, जितनी भी गुड्स एंड आप लोगों की बिक चुकी हैं, सेल तो हो चुकी, समटाइम्स देयर मे बी सम अनसोल्ड रॉ मटेरियल और इन्वेंट्रीज, ठीक है. तो उसको भी तो आपको अपने पास संभाल के रखना है. फॉर दिस पर्पज यू नीड वेयर हाउसेस एंड दीज ऑल आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अगर आपको इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑटोमेटिकली है ये ग्रो अप हो जाता है जब किसी इकॉनमी में प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इंटरलिंक्ड. एक के साथ दूसरे को ऑटोमेटिकली डेवलप होना ही पड़ेगा और डेवलप हो ही जाते हैं. द लास्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन कॉन नॉन ऑफ ग्रोथ. ये एक वर्ड है बेटे जिसका मेन मतलब मीनिंग है सिंबल, सिंबल ऑफ ग्रोथ. जिस इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होगी उसकी बैकवर्डनेस नज़र आती है बेटा, ठीक है. नो डाउट कि आजकल एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो लाइक इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे भी 101% केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से प्रोडक्शन जो है, आउटपुट जो है वो 100% श्योर है. बट फिर भी अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में श्योरिटी जो है वो ज़्यादा है दैन एग्रीकल्चर. तो किसी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, सिंबल ऑफ ग्रोथ के लिए हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं. जिस इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब जिस इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इट मीन्स वो जो कंट्री है विल बी मोर ग्रोन अप कंट्री. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज टेकन एज द सिंबल ऑफ ग्रोथ. By this way we can say development of the industry depends upon the industrialization. जितने भी well developed countries हैं those all are based on industrialization. So इस तरीके से for our Indian economy, if we want to develop our Indian economy, then it means we have to take care of our industries, because industries are very important part of the economy. Primary sector which is related to agriculture, mines. Secondary sector which is related to industries should be properly developed, because primary sector की growth secondary sector की growth के ऊपर डिपेंड करती है. एंड अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर दोनों प्रॉपर तरीके से डेवलप होंगे, 101% श्योर है कि अवर सर्विस सेक्टर विल आल्सो बी प्रॉपरली डेवलप्ड. जैसे मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बताई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को आप लोग अपनी सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हो, टर्शरी सेक्टर भी बोल सकते हो. तो ये सेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट नहीं हो सकती.
सो सर्विस सेक्टर शुड बी प्रॉपर एंड अपने आप ये बेटा प्रॉपर तो हो ही जाएगा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर होगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्रॉपरली डेवलप्ड है तो इंडस्ट्रीज प्रॉपर डेवलप हो जाएंगी। अगर इंडस्ट्रीज प्रॉपर डेवलप्ड हैं तो टर्शरी सेक्टर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा और तीनों सेक्टर्स के ग्रो अप होने से इकोनॉमी विल बी वेल डेवलप्ड इकोनॉमी। 101% श्योर डेवलपमेंट विल बी देयर। ये हमारा बेटे टॉपिक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज IPR। IPR is related to Industrial Policy Resolution 1956। IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये पॉलिसी है बेटे 1956 में ये पॉलिसी बेटे रेजोल्यूशंस लिए गए थे जस्ट आफ्टर द 26 जनवरी 1950 में न्यू रेजोल्यूशंस लिए गए थे बेटे। इंडिया गॉट रिपब्लिक एट दैट टाइम। देयर वर सो मेनी डिक्लेरेशंस एंड इन दोज डिक्लेरेशंस वन डिक्लेरेशन वाज मिक्स्ड इकोनॉमी। इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू रिलेटेड टू मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ये डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद बेटे कुछ स्पेशल डिक्लेरेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज भी किए गए थे इन IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ स्टेट, जिसमें हमने गवर्नमेंट के रोल को और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे दी थी क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था बेटे इस टाइम पे IPR में कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स लिए गए थे। दोज एलिमेंट्स आर 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें बेटे इंडस्ट्रीज को 3 फोल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और इन 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी इकोनॉमी में 3 पार्ट्स डिवाइड किए गए थे बेटे। द वेरी फर्स्ट पार्ट वाज इन विच सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज वर गिवन टू द पब्लिक सेक्टर। ये बेटे 17 इंडस्ट्रीज थी। 17 इंडस्ट्रीज वो थी जो कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर को दे दी थी, पब्लिक सेक्टर को दे दी थी क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली दीज इंडस्ट्रीज वर फॉर द पब्लिक सेक्टर ओनली। सेकंड फोल्ड जो बनाया गया था इसमें बेटे वो था जिसमें पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट बोथ द सेक्टर्स विल प्ले साइड बाय साइड, ठीक है। ये न्यू एंटरप्राइजेस वर टू बी एस्टेब्लिश्ड। प्राइमरली पहले पब्लिक सेक्टर में जाएगी, उसके बाद पब्लिक सेक्टर उसको प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर सकता है। एंड थर्ड जो इन दोनों में से बाकी बचती थी इंडस्ट्रीज वो सारी थर्ड कैटेगरी में दे दी थी विच वर स्पेशली फॉर द प्राइवेट सेक्टर ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से बेटे इकोनॉमी को 3 फोल्ड में डिवाइड कर दिया गया था, इंडस्ट्रीज को 3 फोल्ड में डिवाइड कर दिया गया था। द सेकेंड पॉइंट वाज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मतलब कि वेदर यू विल स्टार्ट द स्मॉलर वर्क और बिगर वर्क, हर एक काम के लिए यू हैव टू टेक द लाइसेंस एंड परमिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइसेंस एंड परमिट्स वर इम्पॉर्टेंट कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो छोटा कोई काम शुरू करें चाहे कोई भी बड़ा काम करना है तो उसके लिए लाइसेंस जो थे वो बहुत ज़रूरी थे। एंड सम स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस वर मेड फॉर दिस पर्पज, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ही इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी वो कंपल्सरी की गई थी, ठीक है, फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इट वॉज मेड। इन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल कंसेशंस और सोप्स भी बोल सकते हैं बेटे। इंडस्ट्रियल सोप्स और कंसेशंस, दीज वर द कंसेशंस स्पेशली गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अगर आप लोग बेटे किसी काम को किसी रिमोट एरिया में करते हो तो वहाँ पे काम करने के लिए यू विल बी गिवन सम कंसेशंस लाइक टैक्स हॉलीडे, काफ़ी देर तक के लिए लगभग 5 years के लिए यू विल बी फ्री फ्रॉम टैक्सेस एंड यू विल बी गिवन पावर सप्लाई ऑन द सब्सिडाइज रेट्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप पैसा लोन ले रहे हो तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आप लोगों को रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। इट वाज रिलेटेड टू कंसेशंस कि आप लोगों को कुछ कंसेशंस दिए जाएंगे
अगर आप इन एरियाज़ में काम करते हो। ये मेन था फॉर द प्रमोशन ऑफ रीजनल इक्वालिटी। ठीक है बेटा, ये आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लेना। जो इसके नेक्स्ट पॉइंट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।